गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान विषय पढ़ने वाले हैं। पाठ 9 आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदाएं कौन कौन सी होती है हम जानते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं जो अचानक मुश्किल में हमारे जीवन को डाल देती। अभी पहला ही प्रश्न है, आपदा से क्या समझते हो? एक ऐसी मुसीबत जो अचानक हम पर आई, वह प्राकृतिक हो सकती है, प्रकृति का कोई प्रकोप हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं हम, उसे आपदा कहते हैं। अब आपदा के कौन से प्रकार हैं आगे हम पाठ में पढ़ने वाले हैं। जैसे भूकंप, अचानक कहीं आग लगना, धरती पर किसी स्थान पर सुनामी आना, बहुत ज्यादा बारिश, बादल का फटना, ये सब आपदाएं हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण दिया है अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप से क्या समझते हो? भूकंप के कौन से परिणाम होते हैं? भूकंप, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व की कई धारणाएं, कई मान्यताएं, धरती अपने जगह से घूमती है, करवट बदलते हैं, ऐसे ढेर सारा। लेकिन वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने जो शोध करके बताया है, उसका भूकंप का कारण भू कवच में अचानक कंपन होना अथवा भू कवच के अचानक थोड़े क्षण के लिए हिलने का भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण भूपृष्ठ का कुछ भाग आगे या पीछे, ऊपर नीचे होता है। भूपृष्ठ अर्थात जमीन के अंदर, भूगर्भ के अंदर जो हलचल होती है, उसकी वजह से भूपृष्ठ का हिलना, उस पर कंपन होना। अब कंपन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जमीन के अंदर ऐसे ढेर सारे प्लेट्स हैं, चट्टाने, जो जिसका संतुलन बिगड़ता है या किसी तरह की उसके अंदर हलचल होती है, तो भूपृष्ठ के ऊपर हलचल होना शुरू हो जाती है। भूगर्भ में निर्माण होने वाले धक्के व लहरें जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठ भाग पर सर्व दिशा में फैलते हैं। भूकंप नाभि के ठीक ऊपर भूपृष्ठ पर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र बिंदु कहते हैं। अब भूकंप का केंद्र बिंदु एक स्थान जहां से हलचल शुरू हुई और वह फिर चारों तरफ फैल जाती है। जैसे नदी के अंदर तरंगे उठती है, कोई स्थिर पानी है तालाब का, उसके अंदर जब हम एक कंकड़ डालते हैं तो एक रिंग की तरह बनते हुए फैलते जाता है। तो जहां पर कंकड़ गिरा, वह उसका मूल स्थान, केंद्र बिंदु। उसके बाद फिर तरंगे फैलती हुई पूरे तालाब में हमको नजर आती है, दिखाई देती। उसी तरह से भूकंप का भी केंद्र बिंदु होता है, जहां से वह शुरू होता है, वह भूकंप का केंद्र बिंदु, और फिर अगल बगल उसकी तरंगे फैलती चली जाती है। इस तरह से भूपृष्ठ पर जो हलचल होती है, उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के धक्के सौम्य अथवा तीव्र दोनों स्वरूप के हो सकते हैं। पृथ्वी पर होने वाले विध्वंसक भूकंप की अपेक्षा सौम्य भूकंप की संख्या अधिक होती है। सौम्य मीन्स हल्के धक्के। भूकंप के तीव्र स्वरूप भी हो सकता है और सौम्य धक्के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है, पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं ना कहीं भूकंप होता है। हर दिन कहीं ना कहीं भूकंप, अर्थात भूगर्भ के अंदर इस तरह की हलचल होते रहती है। तो सौम्य धक्के हमेशा लगते रहते हैं। वो ज्यादा हानिकारक, विध्वंसक नहीं होते, नुकसान ज्यादा नहीं होता उससे, या नहीं के बराबर होता है। लेकिन जो तीव्र स्वरूप के धक्के हैं, वो धक्के तहस नहस कर देते हैं पूरी जन आबादी। जो रहन सहन है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर दिया है, नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के निरीक्षण के अनुसार अपने पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12,400 से लेकर के 14,000 भूकंप होते हैं। अब इसमें संदर्भ है www.iris education, आप लोग भी नेट पर इसको पता कर सकते हो। हर वर्ष पृथ्वी पर 12,400 से लेकर के 14,000 तक भूकंप के झटके लगते हैं। इस आधार पर पता चलता है कि पृथ्वी हमेशा कम या अधिक अनुपात से कंपित होती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर कहीं न कहीं भूकंप हमेशा आते ही रहता है, उसमें कंपन होते ही रहता है। अब यहाँ पर दिया है,
भूकंप नाभि और भूकंप केंद्र। नाभि अर्थात केंद्र। भूकंप की जानकारी संकलित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ अथवा सिस्मोमीटर कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाना इस इकाई का उपयोग करते हैं। यह एक गणितीय इकाई है। अब यहाँ पर भूकंप की नाभि दी है। यहाँ से जैसे मैंने बताया, एक कंकड़ अगर हम तालाब में ठहरे हुए पानी में डालते हैं तो उसकी तरंगे चारों तरफ फैलती हुई हमें दिखाई देती है। उसी तरह से भूकंप की नाभि, भूकंप की जो शुरुआत है, सेंटर सेंटर ऑफ इफेक्ट, यहाँ से शुरू हुआ और फिर उसकी तरंगे फैलते फैलते चारों तरफ, तरंगे फैल रही है मतलब कंपन चारों तरफ होगा। यहाँ पर जोरदार कंपन। अब ये क्या है, ये सब भूकंप की लहरें जो फैल रही है दूर तक। जितना ज्यादा पावरफुल भूकंप होगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना दूर तक ये तरंगे जाएंगी, उतने दूर तक की जगह को हिलाएंगी। और सबसे ज्यादा घातक कहाँ पर होगा? जहां पर नाभि है, जहां पर उसका सेंटर है, केंद्र बिंदु। अब भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाना, जैसे हम लोग लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर मीटर का प्रयोग करते हैं, कोई बड़ा अंतर है, बड़ी दूरी है, तो उसको मापने के लिए हम लोग किलोमीटर, मील इस तरह का उपयोग करते हैं। वैसे ही भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाना, यह स्केल है, इससे नापा जाता है। रिक्टर रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। अब यहाँ पर दो भूकंप मापक यंत्र की आकृति दी है। ऊर्ध्वाधर भूकंप मापक यंत्र, ऊर्ध्वाधर, और उसके बाद क्षैतिज, क्षैतिज मीन्स इस तरह से क्षितिज के समानांतर, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। इस तरह से इसको जमीन पर रखा जाता है। और यहाँ पर जैसे हमारे हृदय की कंपन को नापने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट लोग कार्डियोग्राफ निकालते हैं, वैसे यहाँ पर ये छप करके आता है। इस तरह से जो तरंगे हैं उसकी ऊंचाई के आधार पर पता लगाया जाता है कि कितने रिक्टर पैमाने का भूकंप आया है, कितने रिक्टर स्केल का भूकंप है। ये इस पर प्रिंट होकर के आता है, फिर उससे हम उसे पढ़ करके पता लगा लेते हैं कि कितने रिक्टर का, कितने स्केल का, कितने रिक्टर स्केल का भूकंप था, उसकी ताकत कितनी थी, और उसके हिसाब से फिर नुकसान कितना हुआ। अब यहाँ पर भूकंप के कारण और परिणाम दिए। ज्वालामुखी का विस्फोट, धरती के अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो भूकंप हो सकता है। बड़े बड़े बांधों का जमीन पर पड़ने वाला तनाव, कई मीटर गहरे बांध बनाए गए, नदियों के पानी को रोका गया है, जिससे जल स्तर, काफी बहुत से गांव जलमग्न हो जाते हैं अगर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। जंगल पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। तो भूकंप का एक कारण बड़े बड़े बांध का निर्माण, उससे पड़ने वाला अगल बगल की जो जमीन है, प्लेट्स है, उसके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, खदानों को खोदना, बड़े बड़े खदाने जो खोदते हैं, पत्थर की खदानें, पहाड़ों को तोड़ना, खदानों को खोदना, ये भूकंप के कारण हो सकते हैं। जमीन के अंदर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण, जो बम होते हैं परमाणु, बहुत खतरनाक होते हैं, अगर उसका परीक्षण जमीन के अंदर किया गया तो भी भूकंप आते हैं। भूपृष्ठ के अंतर्गत भाग से पानी रिसता है अथवा जमीन के अंदर प्रचंड उष्मा से पानी की भाप बनती है, वह यह भाप कमजोर पृष्ठ भाग से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, तब भूकंप। हम देखते हैं गर्मी के दिनों में जमीन फट जाती है। अब प्रचंड उष्मा से पानी की भाप बनती है, जो पानी पहले रिस करके बरसात के दिनों में जमीन में गया है, अब वो कहीं ना कहीं से जब गर्मी होगी, जमीन फटेगी, तो प्रचंड उष्मा का निर्माण होगा, जो भाप बनेगी वो स्थान ढूंढेगी बाहर निकलने का। जब जहां से कमजोर भाग होगा वहां से निकलने का प्रयास करेगी वह भाग, तो उस जगह पर भूकंप के झटके हम महसूस कर सकते हैं। भूकंप के परिणाम क्या होते हैं? भूकंप आने के बाद क्या स्थिति हो सकती है? मनुष्य के साथ साथ वन्य जीवन व पालतू प्राणियों की हानि, जो जमीन पर रहने वाले जीव है, सबका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, पाइपलाइन टूट जाती है, घर, इमारतें, रास्ते, लोह मार्ग, रेलवे के जो ट्रैक्स है वो भी टूट जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है पटरियां। कई बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, घर गिर जाते हैं। जो पाइपलाइन पानी की पहुंचाने के लिए हमारे घरों तक आती है, वह पाइपें टेढ़ी हो जाती है, टूट जाती है। जैविक विविधता की हानि होकर परिसंस्था को खतरा होता है।
नदियां, नाले, इनका प्रवाह, जैविक विविधता, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पर्यावरण में अनेक छोटे मोटे जीव, बड़े जीव, सभी तरह के जीव रहते हैं। उस संस्था को, परिसंस्था को खतरा होता है, बहुत सारे जीव मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नदी नाले का प्रवाह बदल जाता है, कभी कभी इतना तीव्र भूकंप होता है कि नदियों के प्रवाह बदल जाते हैं। नदी जा रही थी पश्चिम की दिशा में, टेढ़ी होकर के उत्तर की दिशा में चली गई, इतना खतरनाक परिणाम हो सकता है। नदी और नालों का प्रवाह बदल सकता है। शहरी भागों में आग लगने की संभावना होती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट्स ज्यादा होते हैं, ज्यादातर ऊपर से वायर गए, तो खंभे टूटने के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, या सिलेंडर में ब्लास्ट हो सकता है। सब चीजें यहाँ वहां गिरी पड़ी है। तो समुद्र तल में भूकंप होने पर सुनामी लहरों का निर्माण होकर समुद्र किनार पट्टी पर बड़े पैमाने पर हानि होने की संभावना होती है। भूमिगत जल स्तर ऊपर नीचे होता है। गांव में अगर भूकंप आया, किसी ने देखा होगा, तो कभी कभी जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कुएं का पानी काफी ऊपर आ जाता है, या अचानक बहुत नीचे चले जाता है। सुनामी की लहरों का निर्माण समुद्र किनारे हो सकता है। अब यहाँ पर ज्वालामुखी के परिणाम की वजह से भी भूकंप आता है। ज्वालामुखी भूगर्भ के अंदर जो गर्मी है, उष्णता है, जो पिघला हुआ लावा है, तो ये स्थान, कमजोर स्थान दे करके बाहर की तरफ आता है, और फिर राख, धूल, धुआं और अंदर के खनिज, बहुत सारी चीजें एक साथ मोल्टेन रूप में, पिघले हुए रूप में, द्रव रूप में बाहर आती है। यहाँ पर भूकंप का जो दुष्परिणाम है दिखाया गया है, पूरा रोड पूरी तरह से टूट चुका है, अस्त व्यस्त हो गया है जनजीवन। घर यहाँ पर गिरे हुए दिखाई दिए, जो भूकंप का दुष्परिणाम। भूकंप के बारे में सतर्कता, भूकंप से बचना है तो हमें क्या करना होगा। बहुत कम समय मिलता है भूकंप से बचने के लिए, अचानक आता है, कोई अलर्टनेस नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि अचानक किस तरह से हो सकता है। भूकंप का पता चलते इधर उधर न दौड़कर बिना घबराहट उसी जगह पर शांत खड़े रहना चाहिए। कभी कभी दुर्घटना, कई लोग इमारत से कूद पड़ते हैं, फिर अगर बचना भी है तो भी बच नहीं सकते, हाथ पैर तोड़वा लेंगे या जीवन से चले जाएंगे। तो उस समय हमें घबराना नहीं है। अचानक लोग लिफ्ट की ओर दौड़ करके जाते हैं, लिफ्ट बंद पड़ गई, ब्लॉक हो गए, अंदर ही दम घुट करके इंसान मर सकता है। इसलिए घबराना नहीं है, और अपनी जगह पर शांत खड़े रहो। जमीन पर बैठ जाओ, टेबल, पलंग, किसी भी एक फर्नीचर के नीचे स्वयं को छिपा लो, जैसा ये बच्चे को दिखाया, टेबल के नीचे उसने अपने आप को छुपा लिया, जिससे कोई अगर भारी वस्तु गिरती भी है तो टोटल पूरी तरह से इस टेबल के प्रोटेक्शन में वह बच सकता है। इस तरह से कभी कभी अगर अचानक आया, तो भूकंप आया, तो भी जो दरवाजे का फ्रेम होता है उसके बीच खड़े हो जाते हैं, उससे भी बच सकते हैं। टेबल डेस्क ना हो तो किसी कोने में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर रख करके उसमें हम अपना चेहरा ढक लेना चाहिए। कहीं भी बचाव की स्थिति में पूरी तरह से जमीन पर घुटनों के बल बैठना है, बैंड होकर के बैठना है, जिससे अगर कोई चीज गिरती भी है तो हमारे सर पर ना लगे, सर और चेहरे को बचाना है। चलते हुए वाहन अथवा घर के बाहर है तो क्या करेंगे? सुरक्षित जगह देकर तुरंत वाहन को रोकना है, वाहन के अंदर नहीं रुकना है, बाहर निकलना है। किसी भी बड़ी इमारत के नीचे या पेड़ के नीचे, बिजली के तार के नीचे कभी नहीं रुकना चाहिए, वहां पर और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर कोई मैदानी भाग है, खुली जगह है, तो वहां पर बाहर निकल कर सीधे जाना चाहिए। भूकंप के समय क्या नहीं करना है? बहुमंजिल इमारत की लिफ्ट का उपयोग न करें। ऊंची बिल्डिंग है, उसमें लिफ्ट है, तो लिफ्ट का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। लिफ्ट बंद हो सकती है और बड़ी दुर्घटना घट सकती है हमारे साथ, इसलिए सीढ़ी का उपयोग करें। एक ही जगह पर असुविधाजनक स्थिति में ज्यादा समय तक न बैठे, शरीर की थोड़ी हलचल करें। एक ही जगह पर स्थिर न रहे, शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट देना चाहिए, हाथ पैर हिलाते रहना चाहिए। भूकंप के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है। इससे बचने के लिए घर का मेन स्विच सावधानी पूर्वक बंद करना चाहिए। लाइट जहाँ से कनेक्शन है, सबसे पहले मेन स्विच को बंद करो। और ऐसे समय अगर घर में अंधेरा है, रात का समय है, तो लालटेन, माचिस का प्रयोग, किसी भी जलती हुई वस्तु का प्रयोग न करें। सबसे सुरक्षित है बैटरी या चार्जेबल जो लाइट होती है, उसका उपयोग करें। जलाने वाली चीज कोई भी नहीं, मोमबत्ती, लालटेन, माचिस, इन सब चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दिया है, गैस सिलेंडर को उस बच्चे ने तुरंत बंद किया।
भूकंप रोधक इमारतें क्या होती है? जमीन की विशिष्ट सीमा तक हलचल होने से कोई खतरा नहीं होता, ऐसी इमारतों को भूकंप भूकंप रोधक निर्माण कार्य कहते हैं। अब ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं कि जिससे कभी भूकंप भी आए तो वह बिल्डिंग ना गिरे। उसकी एक विशेष रचना होती है, जमीन के अंदर उसको बनाने का एक विशेष तरीका होता है कि जो हलचल होगी तो उसकी वजह से बिल्डिंग कांपेगी लेकिन गिरेगी नहीं। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा उसमें, कंपन होगा, लेकिन वह बिल्डिंग गिरेगी नहीं। ऐसा इंजीनियर लोगों ने शोध किया है और उस शोध के आधार पर अब नई इमारतें बन रही हैं। इमारत के निर्माण कार्य के लिए भारतीय मानक के संस्था ने कुछ कोड बनाए हैं। IS 456 के अनुसार इमारत का निर्माण कार्य किया जाता है। इसी प्रकार भूकंप रोधक निर्माण कार्य के लिए IS 1392 1392 भूकंप रोधक आरेखन की संरचना के मापदंड और IS 1392 भूकंप प्रभाव के संदर्भ में सशक्त कंक्रीट संरचना का तानीय विस्तार का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब जो जमीन के अंदर जब कॉलम डालते हैं, बिल्डिंग का फाउंडेशन डालते हैं, उसको काफी दूर तक फैलाया जाता है, प्लिंथ उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाया जाता है। और जो मानक दिए गए हैं इसके अनुसार इंजीनियर उसको बनाते हैं कि जिससे जो भूकंप के झटके हैं उसको सहने की क्षमता उस इमारत में हो, जन हानि कम से कम हो, कोई इमारत टूटे नहीं, गिरे नहीं। भूकंप रोधक निर्माण कार्य में आधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग किया जाता है। भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त हो इसके लिए लेजर रेजिंग, वेरी लॉन्ग बेसलाइन, गाइगर काउंटर, क्रिप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइट गॉज, टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेट गॉज, इनके जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग। ये सब आधुनिक जो साधन है, जो अभी की एडवांस इमारतें बन रही हैं, उसमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं कि तुरंत पता चले थोड़ी सी भी अगर हलचल, कंपन जमीन के अंदर होती है। अब दूसरी आपदा यहाँ पर दी गई है आग। आग यह भी एक प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, आग प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित? दोनों तरह की आपदा हो सकती है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले न्यूज में देखा, अमेजन घाटी की जो जंगल थे वो बहुत दिनों से धू धू करके जल रहे हैं। बहुत से जंगली जानवर जो जीव थे वहां के खत्म हो गए, पूरी तरह से मर गए। तो वह एक प्राकृतिक आपदा थी, अर्थात जंगल में अपने आप भी आग लग सकती है, दावानल कहते हैं। और आग मानव निर्मित आपदा भी हो सकती है, हमारी गलतियों के कारण भी आग लग सकती है। अब यहाँ पर भूकंप रोधी इमारतों का चित्र दिया है। ये जो इमारतें बनाई गई हैं 120 मंजिला, 200 मंजिला के लगभग। अब ये जो इमारतें हैं, इतनी बड़ी इमारतें अगर गिरेंगी तो बहुत नुकसान होगा। इसके लिए आधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग करते हुए इन इमारतों को भूकंप रोधी बनाया गया है। अब आग के प्रकार कौन से? टाइप्स ऑफ फायर। अवर्गीय ठोस रूप पदार्थ, सामान्यतः ज्वालाग्रही पदार्थ से लगने वाली आग, जैसे लकड़ी, कपास, कोयला, कागज इत्यादि। यह ठंडा करके आग बुझाई जाती है। ठंडा करके अर्थात इसमें पानी डाला तो भी आग बुझ जाएगी। जैसे लकड़ी की आग है, कपास की आग है, कोयले की आग है, कागज, ये सब अगर जल रहे हैं तो इसे हम पानी के माध्यम से बुझा सकते हैं, पानी की सहायता से बुझा सकते हैं। अब वर्गीय आग क्या है? द्रव रूप पदार्थ, द्रव अर्थात लिक्विड स्टेट में जो भी चीजें, पानी की तरल चीजें। ज्वालाग्रही द्रव पदार्थ से लगने वाली आग, उदाहरण पेट्रोल, तेल, वार्निश, विलायक, रसोई का तेल, रंग इत्यादि। ये पदार्थ पानी की अपेक्षा हल्के होते हैं, अतः झाग वाले अग्निशामक द्वारा आग बुझाई जाती है। ऐसे अग्निशामक यंत्र जिसके अंदर से झाग निकलता है, झाग की सहायता से इसे बुझाया जा सकता है। पानी की अपेक्षा हल्के होते हैं, इसलिए पानी पर तैरने लगते हैं। पानी की सहायता से इन आग को बुझाना काफी कठिन होता है या नहीं बुझती है, इसलिए अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसमें से, जिसमें से पाउडर निकलता है, झाग निकलती है, उससे बुझाते हैं। फिर क वर्गीय आग, ABCD ऐसा दिया है। सी है क वर्गीय आग, गैस रूप पदार्थ, एसिटिलीन, घरेलू गैस, गैस सिलेंडर में यदि आग लगी तो क्या करेंगे, इत्यादि ज्वलनशील गैसों द्वारा लगने वाली आग। अब इसको भी गैस के माध्यम से ही बुझाया जाता है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे जो सिलेंडर्स होते हैं उसका उपयोग करते हैं। ड वर्गीय, डी रासायनिक पदार्थ है, ज्वलनशील धातु से लगने वाली आग। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब धातुएं ये सामान्य तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती है। अब
चूने का जैसे पत्थर होता है, जैसे पानी के अंदर डालेंगे हम तो पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं सोडियम भी धातु पानी के साथ रिएक्ट करती है, पानी के अंदर डालेंगे तो पानी पूरी तरह से उबलने लगता है, इतना गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये सब पानी के साथ क्रिया करने वाली धातुएं हैं। अब इस पर अगर पानी डालेंगे, अगर इसकी आग लगी तो कभी बुझ नहीं सकती, और ज्यादा हीट उसके अंदर निर्माण होगा, गर्मी बढ़ेगी। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक जो उच्च तापमान पर पानी के साथ क्रिया करते हैं, दोनों समूह की धातुएं जब पानी के साथ संयोग करती है तब विस्फोट होता है। अर्थात इस पर पानी डालना और भी ज्यादा खतरनाक होता है, पानी के साथ ये सब क्रियाएं करती हैं, और जैसे ही पानी डालेंगे उसका तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, विस्फोट हो सकता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है जो और ज्यादा विस्फोटक होती है। ई वर्गीय आग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सामान फिटिंग के साधनों के कारण लगने वाली आग, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस आग प्रतिरोधक प्रतिबंधक से बुझाई जाती है। अब यहाँ पर आग बुझाने की कुछ विधियां दी हैं। अब इलेक्ट्रिकल आग लगी, उस पर पानी लेके दौड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उससे उस आग को बुझाया जा सकता है। यहाँ पर दिया है ABCD K, इस तरह से अलग अलग सिलेंडर्स होते हैं, इन सिलेंडर्स पर लिखा हुआ है कि किस तरह की आग किससे बुझेगी। हमारे यहाँ पाठशाला में भी इस तरह के सिलेंडर चारों तरफ लगा करके रखे गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, हर फ्लोर पर है। अगर कभी इस तरह का आग लगती भी है तो उसको बुझाने के लिए सिलेंडर कारगर है। यहाँ पर दिया है क्लोथ, वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक, ए टाइप की जो आग है, कपड़ा, लकड़ी, रबर, पेपर, प्लास्टिक, इस तरह की आग को बुझाने के लिए सिलेंडर का। गैसोलाइन, ग्रीस, ऑयल, इन सब चीज के लिए बी। सी इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है घर के विद्युत वाले उपकरण, उनको बुझाने के लिए सी। डी ए कंब्यूसिबल मेटल्स, जैसा बताया सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के जो मेटल्स है, धातुएं, उसकी आग को बुझाने के लिए। किचन फायर्स, अगर गैस में आग लगी सिलेंडर में तो किचन फायर्स के लिए के, इस सिलेंडर का उपयोग हम कर सकते हैं। आग बुझाने की विधि, ठंडा करना। आग बुझाने के लिए पानी एक प्रभावी साधन है और वह सर्वत्र उपलब्ध होता है। आग पर अथवा आग के अगल बगल पानी डालने पर ठंडक का निर्माण होता है और आग को नियंत्रित कर सकते हैं। देखा हम लोगों ने, लकड़ी की आग बुझाना है, कपास की आग, कपड़े की आग को पानी से आसानी से हम बुझा सकते हैं। आग कम करना, आग कम करने के लिए विशेषतः तेल के कारण और बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए रेत अथवा मिट्टी का उपयोग करना अच्छा होता है। झाग जैसा पदार्थ, अगर इस तरह के सिलेंडर्स उपलब्ध नहीं है तो तुरंत उस आग पर मिट्टी डालना चाहिए या रेत डालनी चाहिए। अगर वो लिक्विड तेल से आग लगी है या बिजली के खंभों में आग लगी या बिजली के कारण आग लगी है, इस तरह से आग को कम किया जा सकता है, उसकी प्रखरता को या बुझाया जा सकता है। ज्वलनशील पदार्थ अलग करना, इस पद्धति से ज्वलनशील पदार्थ जो भी है उसको, लकड़ी का सामान अथवा ज्वलनशील वस्तुओं को आग से दूर ले जाना चाहिए। अगर आग लग गई है तो अगल बगल जो भी सिलेंडर, सबसे पहले तो सिलेंडर को बंद करना चाहिए और उन सब चीजों को तुरंत दूर ले जाना चाहिए आग से, जो भी और ज्यादा विस्फोटक हो सकती है। सावधानी और सुरक्षात्मक उपाय, गैस का रेगुलेटर जब उपयोग न हो उस समय, रात को सोते समय, और अगर कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो उसको ध्यान से बंद करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी गैस लीक होती है, हम जैसे ही घर में आते हैं स्विच ऑन करते हैं तुरंत विस्फोट होता है, आग लग जाती है। तो सबसे खतरनाक गैस का सिलेंडर होता है, इसलिए गैस के सिलेंडर का उपयोग जब भी ना हो तुरंत उसका रेगुलेटर ऑफ कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए। रात में सोते समय तो जरूर बंद करना चाहिए। आग आग ऐसे जोर से चिल्लाकर दूसरों को सावधान करो और मदद के लिए बुलाओ। तुरंत लोगों को सावधान करो, अलर्ट करो। ऐसा नहीं कि मैं खुद प्रयत्न करने में लग जाऊं कि आग बुझ जाए, तब तक आग फैल जाएगी। इसके लिए मदद के लिए लोगों को बुलाना है और लोगों को सावधान करना है कि वो भी अपनी चीजें व्यवस्थित रख लें, कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसे तुरंत हटा लें। अग्निशामक दल को तुरंत फोन करना चाहिए। अग्निशामक टंकियों का उपयोग किस प्रकार करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करो। हम देखते हैं कि उसके अंदर पानी भरा होता है, फिर लंबी सी पाइप लेकर के सीढ़ी के माध्यम से, अगर ऊंचाई पर है घर तो फायर ब्रिगेड के लोग जाते हैं और आग बुझाने का प्रयास करते हैं। पहले वो जानते हैं कि किस तरह की आग है, फिर अगर इलेक्ट्रिकल आग है तो उसको बुझाने का तरीका उनका अलग होता है, गैस सिलेंडर्स के माध्यम से बुझाते हैं वो।
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हो या रेती, मिट्टी, इन सब का उपयोग करके आग की व्यापकता कितने पैमाने पर फैली है, उसके अनुसार अग्निशामक दल के लोग आग को बुझाते हैं। प्रथमोपचार, घायल व्यक्ति को आरामदायी स्थिति में बैठाएं अथवा सुलाकर रखें और तुरंत डॉक्टर, अगर कोई जल चुका है, काफी जला है या थोड़ा बहुत जला है, तो उसको तुरंत आरामदायी स्थिति में बिठाएं, डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टरी सहायता लें या एम्बुलेंस की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। अब तीसरा दिया है लैंडस्लाइड, पर्वतशिला का गिरना, भूस्खलन। कभी कभी हम न्यूज में ऐसी अनेक त्रासदियों को देखते हैं। अब उस पर एक फिल्म भी बनी है केदारनाथ पे, उसमें भी देखा है हम लोगों ने कि पूरी पर्वतशिला गिर गई, लोग दब गए चट्टानों में। और कई जगह बद्रीनाथ, केदारनाथ जो उत्तराखंड के भाग हैं, कभी कभी जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के लैंडस्लाइड होते हैं, सड़कें पूरी तरह से गिर करके जमीन पर आ जाती है, टूट जाती है। अब यहाँ पर एक दुर्घटना 2014 की है मेरे ख्याल से, पूना जिले की मालिन दुर्घटना के बारे में जानकारी बताओ, उसका क्या परिणाम हुआ, पर्वतशिला गिरने का क्या अर्थ है। तो जो मालिन नाम का एक गांव था पुणे का, जहां पर रात में अचानक जोरदार बारिश हो रही थी और उसी समय पूरा पहाड़ एक गांव के ऊपर गिर गया और पूरा गांव, यहाँ पर उसका चित्र दिखाया, पूरा गांव उस पहाड़ के नीचे, उस मलबे के नीचे दब गया। उस भूस्खलन में पूरा गांव ही पूरी तरह से खत्म हो गया, एक दो घर बचे थे। त्रासदी और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन उस गांव के लोग जो बाहर नौकरियां करते थे, इसलिए उनके घर बंद थे। फिर भी कई लोग वहां पर मरे, क्योंकि जो ये दुर्घटना हुई थी वह रात के समय हुई। रात में सभी सोए थे और यह आसमानी संकट यहाँ पर आईबीएन लोकमत न्यूज का दिया हुआ है, और इसको सर्च करोगे न्यूज में तो दिखाएगा ये कि किस तरह से वो दुर्घटना हुई। एक एसटी ड्राइवर ने देखा वहां से गुजरते हुए कि अरे यहाँ पर तो गांव हुआ करता था, ये तो पूरा साफ दिखाई दे रहा है। उसने लोगों को सूचित किया, तब जाकर के पता चला, फिर जेसीबी वगैरह की सहायता से उस गांव को क्लीन करने का काम किया गया, मलबा हटाया गया। बहुत सारे लोग उसमें दब करके मर गए। एक, शायद दो चार लोग ही बचे थे जो घायल अवस्था में थे। एक दो घर को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे घर इस दुर्घटना में खत्म हो गए, समाप्त हो गए, पूरा मालिन गांव खत्म हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब कठोर चट्टान प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली, उसमें दरारें पड़ती है, चट्टानें टूटती हैं, कभी कभी अतिवृष्टि के कारण या उस पहाड़ों में पानी जाने के कारण उसका क्षरण होता है और वजन बढ़ता है, जिसके कारण जो पहाड़ है टूट करके ढलान की तरफ नीचे आते हैं। इस तरह से पर्वतशिला गिरती है। और उसके और भी यहाँ पर कारण दिए, पर्वतशिला गिरने के कारण भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, तूफान, बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप भी पर्वतशिलाएं गिरती है। बेशुमार वृक्ष, अंधाधुंध जंगलों की कटाई होती है, जिसके कारण भूक्षरण होता है, जमीन का क्षरण होता है, और जो पर्वत श्रृंखलाएं वो टूट टूट करके गिरती है। पर्वतों तथा घाटियों में रास्ते बनाने, पर्वत खोदने का काम, रास्ते बनाने का काम कर रहे हैं। अब वो कभी कभी चट्टानें कमजोर होती हैं, कंपन होता है उसमें, उसकी वजह से भी गिर पड़ती हैं चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट करके नीचे गिरती है। पर्वतशिला गिरने के परिणाम क्या होंगे? नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, जल स्तर बढ़ जाता है, नदियों के मार्ग बदल जाते हैं, जल प्रपात का स्थानांतरण, जैसे कोई झरना कई वर्षों से एक ही स्थान से गिर रहा था, अब वो पहाड़ ही पूरा टूट करके गिर गया तो जल प्रपात पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या दूसरी जगह पर शुरू होगा। और कृत्रिम जलाशय का निर्माण, जहां से पहाड़ टूट करके गिरा उस स्थान पर हो सकता है बड़ा गड्ढा हो जाए, वह एक जलाशय का रूप ले ले, फिर वहां पर पानी रुकेगा, एक तालाब की तरह हो जाएगा। पर्वतशिला के गिरने से नीचे लगे वृक्ष भी टूट जाते हैं, ढलान पर हुए निर्माण कार्य भी ढह जाते हैं, और पर्वत टूटे तो उसकी वजह से कई पेड़ गिर पड़े, वहां पर जो अ, घर थे वो टूट करके गिर जाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, मुंबई में भी साकीनाका जैसी जो बस्ती है वो पूरी तरह से पहाड़ पर बसी है, और आए दिन वहां पर भी दुर्घटनाएं होते रहती हैं, और कई घर अचानक टूट करके नीचे गिर जाते हैं पर्वत खिसकने के कारण। अब ये सब पत्थर, मिट्टी के ढेर वृक्ष के नीचे सपाट क्षेत्र में गिरते हैं, जिसके कारण बहुत पैमाने पर जीवित और आर्थिक दोनों तरह का नुकसान होता है। यातायात के मार्ग पर, लोह मार्ग पर पर्वतशिला, हम देखते हैं कोंकण रेलवे में, कोंकण रेलवे जो रूट है वह पहाड़ों के बीच से, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से, घाटियों के बीच से बनाया गया है।
तो वहां पर भी इस तरह की कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पहाड़ की शिलाएं गिरती रहती हैं। भूस्खलन होने पर उस पर लगी वनस्पतियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। एक दो चित्र यहाँ पर दिया है कि इस तरह से रोड पूरा, सड़क पूरा टूट करके गिर गया, नीचे की चट्टान खिसकी, सड़क पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई, पूरा जो भाग का सड़क था वो नीचे गिर गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहाड़ी टूटने के कारण, अभी कुछ दिन पहले कांदीवली में भी इस तरह की दुर्घटना हुई, उसके बगल में जो पहाड़ था वो टूट करके गिरा और पूरा सड़क पर आ गया और यातायात का पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस तरह से जो पहाड़ी रास्ते हैं पहाड़ों के बीच से बनाए गए, उस पर भी इस तरह से पहाड़ी मलबा आकर के गिर जाता है और रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। कई गाड़ियां इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं, वहां से गुजरने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और आपदा निवारण तथा नियोजन प्रतिकृति विद्यालय में हम देख सकते हैं आपदा नियोजन के लिए बहुत सारी चीजें बनाई गई है। किस तरह से अगर कोई दुर्घटना होती है तो वहां से निकलने के लिए रास्ता क्या होगा, कैसे निकला जाएगा, उसकी पूरी जानकारी विद्यालय में। उसकी प्राथमिक जानकारी हमको संकलित करना है। विद्यालय का पूरा नाम, पता, मुख्याध्यापक का नाम, निवास का पता, संपर्क नंबर, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो किसको कांटेक्ट करें, इस तरह की जो जानकारी है स्कूल के ऑफिस में मिलेगी, है, रखा गया है। आप लोग उसे संकलित कर सकते हैं विद्यालय खुलने पर। विद्यालय का संस्थापक कौन है, व्यवस्थापक कौन है, उसमें कुल कितने कर्मचारी है, सभी के कॉन्टैक्ट नंबर कौन से अपने आप बोर्ड पर लिखा गया है, उससे हम जानकारी ले सकते हैं। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बनाई जाती है जिसमें अग्निशामक और बाकी जो जरूरी सूचनाएं वो सब सूचनाएं दी जाती है और तुरंत जो समिति है उसे खबर किया जाता है कि इस तरह की आपदा हुई है, तो जो भी कर्मचारी है वहां के या उस समिति के जो सभासद हैं तुरंत मदद के लिए आ जाते हैं। इमारत की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि कुल कितने कमरे, कितनी कक्षाएं हैं, ऑफिस और छत का निर्माण किस तरह से हुआ है, लकड़ी का है, सीमेंट का है, इस तरह की सारी जानकारी हमारे विद्यालय में रखी है। इमारत किस वर्ष इमारत बनकर तैयार हुई, इमारत की उम्र कितनी हुई है, इस तरह की जो जानकारी है हमारे पास विद्यालय में संकलित है, संग्रहित है। तो भी बच्चों को इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, पूछ सकते हैं। विद्यालय का मैदान किस तरह का है, खुला मैदान है, खो खो, कबड्डी, प्रार्थना स्थल, इन सब की जानकारी। विद्यालय की दिनचर्या, समय छूटने का और साला भरने का समय, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। दीर्घ छुट्टी कब है, लघु छुट्टी अर्थात जो रेसेस होती है, रेसेस का समय क्या है, विद्यालय छूटने का समय क्या है, विद्यालय भरने का समय क्या है। विद्यालय की संभावित दुर्घटनाएं, किस तरह की दुर्घटनाएं होने की संभावना है, पहले अगर कोई नुकसान हुआ है विद्यालय में तो उसकी जानकारी, फिर उसके लिए क्या उपाय योजना की गई, इसकी जानकारी हमको रखनी है। विद्यालय का आपदा प्रबंधन नक्शा, विद्यालय अगर भूकंप आता है तो कौन सा मुख्य द्वार है, रास्ते कौन से हैं बाहर निकलने के, इमरजेंसी डिजास्टर के समय विद्यालय से निकलने का रास्ता कौन सा है, इस तरह से उसका मॉक ड्रिल कर सकते हैं हम। अगर अचानक भूकंप आया या कोई आतंकवादी हमला होता है तो रास्ता दूसरा, जो पीछे की तरफ का रास्ता है, हमारे यहाँ विद्यालय में दो रास्ता है, एक एंट्री पॉइंट, एक एग्जिट। एग्जिट जो पीछे की तरफ का है वह इमरजेंसी आपदा, वहां पर लिखा है इमरजेंसी गेट। अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो तुरंत उस रास्ते से और लाइन से ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में पूरा विद्यालय खाली खाली होता है। यह हम लोगों ने पहले मॉक ड्रिल करके देखा है। तो इस तरह से बिना आपाधापी किए, बिना जल्दबाजी किए सभी बच्चे सुरक्षित तरीके से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आपदा व्यवस्थापन की पूरी जानकारी विद्यालय से आप सब इकट्ठा कर सकते हैं। अब कार्य संस्थाएं कौन कौन सी है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, भूकंप के बारे में जो अध्ययन करता है एनसीएस, केंद्र शासन के भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भूकंप और विविध आपदा में संदर्भ में अनुसंधान का कार्य करती है। भूस्खलन के संभावित परिणामों का सुनियोजित अंदाज लेने के लिए भारत सरकार ने इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट व इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इन संस्थाओं द्वारा अनुसंधान का कार्यक्रम शुरू किया है। भूस्खलन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी व वर्ल्ड जियोलॉजिकल फोरम, इस संस्था की मदद ली जाती है। तो ये सब क्या है, जो जमीन के बारे में अध्ययन करते हैं, भूस्खलन हो सकता है, नहीं हो सकता, जो पहाड़ी रास्ते हैं गिर सकते हैं, उसका लाइफ कितना है, पहाड़ी रास्ते कितने दिनों तक चल सकते हैं, या वहां पर कोई खतरा तो नहीं है, इस तरह से जो संस्थाएं बनाई गई है उन सबकी मदद से
इस तरह का कार्य किया जाता है। अनेक अनुसंधान कार्य किए जाते हैं जिससे नए रास्ते की निर्मित होती है, और नए रास्तों को ढूंढने का काम, वह रास्ता मजबूत होगा, टिकाऊ होगा कि नहीं, पहाड़ी रास्ते टूटेंगे तो नहीं, इस तरह की स्टडी करने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण भारत सरकार ने किया है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आपको आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी मिली और उसका समय पर आप उपयोग करेंगे। इसी तरह से आप लोग फर्स्ट एड की भी जानकारी लीजिए, प्रथमोपचार। अगर किसी तरह की कोई आपदा आती है तो किस तरह से हम प्रथमोपचार कर सकते हैं अपना बचाव करने के बाद। सभी को धन्यवाद।